नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा में समाचार लेखन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि समाचार एक ऐसा माध्यम है जो हमें पढ़कर भी प्राप्त होता है, सुनकर भी प्राप्त होता है और देखकर भी प्राप्त होता है। समाचार लेखन के अंतर्गत 3 प्रमुख भाग माने जाते हैं। 3 प्रमुख कौन कौन से? पहला प्रिंट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा नव माध्यम। ठीक है, ये 3 माध्यम है जिनके द्वारा हमें समाचार प्राप्त होता है। अब इन 3 माध्यमों के अंतर्गत आते कौन कौन से हैं वो वैसे हमें पता है, फिर भी समझ लीजिए। प्रिंट मीडिया, प्रिंट का मतलब होता है छपा हुआ, यानी कि जो समाचार हमें छपा हुआ प्राप्त होता है वो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर अखबार और पत्र पत्रिकाएं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत वो समाचार जिनको हम देखकर या सुनकर प्राप्त करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे रेडियो और टेलीविजन। रेडियो के द्वारा हम समाचार सुनकर प्राप्त करते हैं और टेलीविजन के द्वारा हम सुनकर और देखकर प्राप्त करते हैं। तीसरा माध्यम है नव माध्यम। नव माध्यम, नव यानी नया, ऐसा माध्यम जो वर्तमान समय में बहुत ज्यादा प्रचलित है वो माध्यम है नव माध्यम। नव माध्यम के अंतर्गत इंटरनेट के द्वारा प्राप्त होने वाले समाचार आते हैं। इंटरनेट वर्तमान समय में बहुत ज्यादा प्रचलित है, हर घर में हमें इंटरनेट की सुविधा मिल जाती है लगभग। तो ऐसा माध्यम जिसमें हमें इंटरनेट के द्वारा समाचार की प्राप्ति होती है वो नव माध्यम के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये जो नव माध्यम है इनमें क्या क्या खूबी है, इनमें अगर कुछ कमियां है तो वो कौन कौन सी है और इनमें गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। देखो बच्चों, प्रिंट का मतलब है, जैसा मैं अभी बता चुकी हूँ, कि छपा हुआ। अखबार हम सब पढ़ते हैं, लगभग सबके घरों में आते हैं अखबार। अब अखबार के द्वारा हमें जो कुछ भी जानकारी मिलती है, जो कुछ भी समाचार या जो कुछ भी सूचना प्राप्त होती है वो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। अब हम प्रिंट मीडिया की खूबियों या गुणों के बारे में जानते हैं। प्रिंट मीडिया की खूबी के अंतर्गत सबसे पहली खूबी जो है वो है प्रिंट मीडिया की एक छपा हुआ माध्यम है, तो इसके अंतर्गत हमें जो भी समाचार प्राप्त होता है वो विश्वसनीय होता है। क्या होता है? विश्वसनीय। अब विश्वसनीय कैसे? यानी कि वो चीज छपी हुई है, हमने किसी से सुनी नहीं है। कई बार सुनी हुई बातें झूठी भी निकल आती है, लेकिन प्रिंट मीडिया में जो अखबार आते हैं वो विश्वसनीय होते हैं क्योंकि उनमें हर एक समाचार हमें छपा हुआ मिलता है। दूसरी बात, दूसरी इसकी जो विशेषता है वो है विस्तृत। विस्तृत विस्तृत कैसे? प्रिंट मीडिया में जो भी समाचार आता है उसको विस्तार से समझाया जाता है, उसको कभी भी संक्षेप में नहीं बताया जाता। जो भी समाचार होता है वो समाचार या वो घटना कहाँ हुई, कब हुई, उससे कौन प्रभावित है या कहाँ पर कौन सी बात हुई,
इस बात को विस्तार से इस प्रिंट मीडिया के अंतर्गत समझाया जाता है। तीसरी इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये प्रामाणिक होता है। क्या होता है? प्रामाणिक। अब प्रामाणिक कैसे? कई बार क्या होता है, हम किसी से कोई बात सुन लेते हैं और जब बाद में हम उससे पूछते हैं कि आपने ये बात हमें कही, हम कई बार मना कर देते हैं कि नहीं तो, मैंने तो नहीं कहा। लेकिन चूंकि प्रिंट मीडिया ये छपा हुआ माध्यम है, तो इसमें जब हमारे पास कोई भी जानकारी छपी हुई हमें प्राप्त हो गई, तो उसके बाद में वो व्यक्ति उस चीज से मना नहीं कर सकता। वो जो संपादक है, वो जो समाचार पत्र है, वो अपनी हुई छपी हुई बात के लिए मना नहीं कर सकता कि हमने ये बात नहीं कही थी। इसलिए ये प्रामाणिक है। अब प्रिंट मीडिया की कुछ कमियां भी है। अब वो कमियां क्या है वो हम अभी समझ लेते हैं। प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी हम कमी कहें तो वो ये है कि प्रिंट मीडिया में हमें समाचार तुरंत प्राप्त नहीं होता। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। कहने का मतलब है कि कोई भी घटना घटी और वो घटना जब घटी तो तुरंत हमें उसके बारे में समाचार प्राप्त नहीं होता। वो या तो अगर सुबह घटना घटी है तो हमें शाम को उसके बारे में जानकारी मिलेगी, या फिर अगले दिन सुबह। तो प्रिंट मीडिया की ये सबसे बड़ी कमी है कि ये हमें तुरंत समाचार नहीं देता। दूसरी इसकी जो कमी है प्रिंट मीडिया की वो ये है कि चूंकि ये छपा हुआ माध्यम है, इस वजह से जो निरक्षर वर्ग है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो वर्ग इस प्रिंट मीडिया के द्वारा, इस अखबार के द्वारा समाचार को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है कि ये निरक्षर वर्ग के लिए अनुपयोगी है। क्या है? निरक्षर वर्ग के लिए अनुपयोगी। तीसरी हम बात करते हैं इसकी कमी, तो वो कमी ये है कि चूंकि निरक्षर वर्ग इसको आसानी से पढ़ नहीं पाता और इसके बारे में कोई भी समाचार प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए इसके अंदर जो शब्दावली या जो भाषा काम में ली जाती है वो आमतौर पर सरल भाषा का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे वर्ग के लिए होता है। इसलिए जबकि इसमें देखा जाए तो सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति पीएचडी किया हुआ नहीं है, हर व्यक्ति एमए एमएससी किया हुआ नहीं है, हर व्यक्ति ने कोई बड़ी डिग्री हासिल नहीं की हुई है। 5वीं पास व्यक्ति भी, 12वीं पास व्यक्ति भी और आगे की पढ़ाई बढ़िया डिग्री लिया हुआ व्यक्ति भी समाचार पत्र को पढ़ता है। इसलिए भाषा उसके अनुसार सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसा कि हमने अभी किया था कि इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसके अंतर्गत रेडियो और टेलीविजन आते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो की। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, यानी रेडियो को हम सुन सकते हैं। रेडियो के द्वारा हम जो भी समाचार प्राप्त करते हैं वो सुनकर प्राप्त करते हैं। तो रेडियो हो गया श्रव्य माध्यम। अब इस रेडियो की खूबियां क्या है वो हम अभी देख लेते हैं। खूबियां, रेडियो के अंतर्गत जो भी समाचार आते हैं वो हम सिर्फ सुन सकते हैं। इसका मतलब इसमें हमें ना पढ़ना है ना कुछ और करना है, सिर्फ सुनना है। इसलिए रेडियो में जो भी समाचार संचालित होते हैं, जो भी समाचार प्रसारित होते हैं, वो साक्षर,
और निरक्षर दोनों के लिए उपयोगी है या दोनों इसको आसानी से सुन सकते हैं। इसके लिए रेडियो के अंदर रेडियो से समाचार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं होता। दूसरी इसकी जो खास बात है कि हमें इसके अंदर समाचार की प्राप्ति तुरंत हो जाती है। कहीं भी कोई भी घटना घटी, जैसे हमने अभी बात की कि प्रिंट मीडिया के अंदर हमें तुरंत समाचार नहीं मिलते हैं, उसमें समय लगता है। या तो हमें कोई घटना सुबह हुई है तो शाम को मिलेगी या फिर सुबह मिलेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो रेडियो है उसमें हमें कोई भी समाचार, कोई भी जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाती है। दूसरी हम इसमें बात करते हैं कि ये है तुरंत प्रभावी। तीसरी इसकी जो खूबी है वो ये है, इसको हम खूबी भी कह सकते हैं, कि कम समय में अधिक से अधिक समाचार प्रदान करने वाला। देखो बच्चों, रेडियो में एक समय सीमा होती है बुलेटिन की कि 30 मिनट का समय है, कि कई बार कुछ बुलेटिन 1 घंटे के भी प्रसारित होते हैं। अब उस 30 मिनट में कभी भी विस्तार से खबरें प्रकाशित नहीं की जाती, विस्तार से खबरें नहीं बताई जाती है। इसी वजह से जो भी रेडियो के माध्यम से ये कोशिश की जाती है कि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक खबरों को पहुंचाए या अधिक से अधिक समाचार प्रदान करें। इसलिए ये भी एक इसकी खूबी ही मानी जा सकती है कि कम समय में अधिक समाचार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो के लिए जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो नंबर 1 है कि रेडियो में जब भी समाचार लिखे जाते हैं वो समाचार कठिन शब्दावली का प्रयोग न करके सरल और प्रभावशाली भाषा के प्रयोग से लिखे जाए। सरल प्रभावशाली भाषा, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि रेडियो जो है वो निरक्षर वर्ग के द्वारा भी समाचार प्राप्त करने का एक माध्यम होता है। निरक्षर वर्ग भी रेडियो से समाचार प्राप्त करता है, इसलिए इसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जो साक्षर और निरक्षर दोनों वर्ग उसको आसानी से समझ सके। दूसरी बात, इसमें संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग से बचना चाहिए। संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग से बचना चाहिए। कैसे? मैंने अभी बताया था, बार बार कह रही हूँ कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि पढ़े लिखे और जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है व्यक्ति, वो दोनों ही वर्ग रेडियो से समाचार प्राप्त करते हैं। अब अगर संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग किया जाएगा तो पढ़ा लिखा वर्ग, चूंकि वो पढ़ा लिखा है, वो किताबें पढ़ता है, वो पढ़ाई लिखाई की ओर काम करता है, तो वो तो उन संक्षिप्त अक्षरों को आसानी से समझ जाएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है वो उन संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग को नहीं समझेगा कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण दूं कि रेडियो में एक शब्द आया, उसने बोला SBI। अब पढ़ा लिखा वर्ग तो समझ जाएगा, SBI का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अब जो निरक्षर वर्ग है वो इसको कैसे समझेगा कि ये जो संक्षिप्त अक्षर अगले ने बोल तो दिया लेकिन इसका मतलब क्या है। इसलिए हमेशा संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से बचना चाहिए। तीसरी इसकी जो बात है वो ये है, अंकों के स्थान पर शब्दों का प्रयोग। अंकों के स्थान पर शब्दों का प्रयोग। चूंकि रेडियो में समाचार सुनाया जाता है, उसमें समाचार बोलते हैं और हमें समाचार सुनता है, तो जो बोलने वाला है उसके पास जो कॉपी होती है जिसमें सब कुछ टाइप किया हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है, उसमें कभी भी अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी संख्या है, उस संख्या को अंकों में ना लिखकर किसमें लिखना चाहिए? शब्दों में। कारण क्या है? हमने कोई भी संख्या लिखी,
मान लो मैंने लिखा, एक संख्या लिख दी। अब अगर ये अंकों में लिखी हुई है तो मैं क्या गिनूंगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। पहले तो ये काउंट करूंगी, फिर कर बोलूंगी 5,00,000, 1,213। अब इतना टाइम अगला इसको काउंट करने में लेगा और बोलेगा। कई बार जल्दीबाजी में सही तरीके से काउंट या गिनती नहीं कर पाता और वो गलत संख्या बोल जाता है, जिससे हमारे पास गलत समाचार मिलता है। इसलिए आवश्यक है कि इनको अंकों में लिखने की बजाय, इसको संख्या में लिखने की बजाय शब्दों में लिखा जाए। जैसे 5,000, 5,00,000, 1,213। ठीक है, तो ये रेडियो के लिए ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें हैं। अब हम बात करते हैं टेलीविजन के लिए ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीविजन की खूबियां। देखो बच्चों, जो टेलीविजन है वो दृश्य और श्रव्य माध्यम है। ये दृश्य माध्यम भी है और श्रव्य माध्यम भी है। कैसे? दृश्य का मतलब होता है देखना और श्रव्य का मतलब होता है सुनना। यानी टेलीविजन में हम किसी भी समाचार को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसलिए टेलीविजन सबसे ज्यादा प्रचलित माध्यमों में एक माध्यम माना जाता है। अब टेलीविजन की क्या क्या खूबी है? पहली खूबी जैसे हमने बात कर ही ली कि इसमें समाचार को देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। ठीक है, दूसरी हम इसकी बात करते हैं कि टेलीविजन में भी रेडियो की तरह ही कोई भी घटना, कोई भी समाचार, अगर कोई भी बात कही हुई तो तुरंत हमें उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब ये तुरंत प्रभावी है, तुरंत प्रभावी। तीसरी इसकी जो विशेषता है, जैसे रेडियो की तरह कि हम इसको देखते, इस टेलीविजन को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, यानी कि इसमें पढ़कर समाचार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए ये निरक्षर वर्ग के लिए उपयोगी। एक अन्य बात जो टेलीविजन की खूबी है कि इसकी जो भाषा है, क्योंकि निरक्षर वर्ग भी इसको देखता है, सुनता है, इसलिए इसकी भाषा सरल होती है। इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेलीविजन खूबी की एक और सबसे बड़ी खूबी की। वो ये है कि टेलीविजन में, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, दृश्य श्रव्य माध्यम है, तो इसमें जो जो सुनाया जाता है, यानी जो जो सामने बैठा हुआ एंकर बोलता है, उससे संबंधित दृश्य उसके पीछे चलते रहते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें विजुअल्स, विजुअल का मतलब होता है दृश्य। इसमें ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा अपना जो बचा था, नव माध्यम की। नव माध्यम के अंतर्गत अभी बात कर चुके हैं इंटरनेट के द्वारा संचालित माध्यम। तीसरा था अपना नव माध्यम। नव माध्यम को न्यू मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट के द्वारा संचालित माध्यम होने के कारण इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। इसमें तीनों गुण आते हैं। इसको देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। वर्तमान समय में इंटरनेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय माध्यम है, इसलिए
कि इसके माध्यम से संसार के किसी भी एक कोने से दूसरे कोने में हमें समाचार एक क्षण में या कोई भी सूचना है वो पल भर में प्राप्त हो जाती है। यानी संसार के कोने कोने में फैला माध्यम। ठीक है बच्चों, तो समाचार लेखन के अंतर्गत ये जो 3 हमारे बिंदु थे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नव माध्यम, इनमें जो प्रमुख इनकी खूबियां हैं, जो इनमें कमियां हैं या इनमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में हमने विस्तार से यहाँ चर्चा की है। धन्यवाद।